Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path, and today we are beginning with our second chapter, that is branches of biology. We will cover all the branches of biology with respect of our exam, and we'll cover all important branches. So the first branch is the aerobiology, the study of organic particles in the air. अब organic particles ये जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब pollen grains हो गया या फिर insects part या फिर टॉक्सिन्स हम कह सकते हैं जो भी प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया वायरस हम इन सबको एरोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी की, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ब्रीफली देखें थोड़ा एनाटॉमी को, तो ये था स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इसमें आप एक चीज नोट डाउन करिए, ओस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहती है डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ bones, microbones। ओके, एनाटॉमी में एक और ब्रांच आप ले सकते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक आप ले सकते हैं सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम प्रेजेंट इन ब्लड। ओके, अब हम कुछ अगर एनाटॉमी जो हम स्टडी करते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, मतलब उसकी जो स्टडी करी हमने तो उसके कुछ फैक्ट्स भी होंगे ना, जिससे जो हमें पता चले होंगे। वो है, जैसे आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट है 1.4 kgs। हम इन सब ऐसी ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और कल हमने एक फैक्ट और पढ़ा था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल्स। आपको ये तो पता ही होगा, हमने हमेशा पढ़ा कि अडल्ट बॉडी में कितने बोन्स होती हैं, 206, और न्यूबॉर्न में 270 बोन्स, और अराउंड 600 मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ओके, तो ये हमने एनाटॉमी के कुछ फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट, वो कवर कर लिए। जैसे दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनाटॉमी इज अ स्ट्रक्चर स्टडी, एंड ऑस्टियोलॉजी इसका एक ब्रांच है जिसमें हम डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, माइक्रोबोन्स एक्सेट्रा इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ कार्टिलेज, सेरोलॉजी में स्टडी ऑफ सीरम प्रेजेंट इन ब्लड। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हम क्या क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में, हम ब्रेन पढ़ते हैं, हम हार्ट पढ़ते हैं। तो हम ह्यूमन ब्रेन का जैसे 1.4 kgs वेट होता है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, अडल्ट बोन कितनी होती है, 206, और न्यू बॉर्न 270 बोन्स। ओके, so let's come to the next, that is comparative anatomy. Comparative anatomy is the study of evolution of species through similarities, differences in their anatomy. इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम पहले जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो कुछ स्पीशीज अगर यहाँ मिल रहे हैं तो कुछ स्पीशीज यहाँ मिलते हैं, राइट। वो होते तो सेम होते हैं, कुछ उनकी सिमिलैरिटीज सेम है, कुछ उनके डिफरेंसेस हैं। जैसे सिमिलैरिटीज क्या सेम हो सकती है, जैसे उनका एनवायरनमेंट सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
तो हम ये सब कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, अ माइक्रोस्कोपिक ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। यही एनाटॉमी का पार्ट है जिसमें हम स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं। टिश्यूज कौन से? जैसे कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, नर्वस टिश्यूज, या फिर मसल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू। हम ये सब टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी, also known as exobiology, exopaleontology, bioastronomy. This is the study of evolution, distribution, and future of life, the universe. ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे इसका कोर ऑब्जेक्टिव अगर हम डिस्कस करें तो यही होता है कि उसके ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, उसकी हैबिटेट एंड लाइफ बियॉन्ड अर्थ। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हिस्ट्री बायोलॉजी के। हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फिनोमेनाज हैं या फिर की टर्म्स हैं वो हम इसमें अगर देखें तो है, जैसे गोल्डीलॉक्स जोन, द कंडीशंस व्हिच आर जस्ट राइट फॉर द लाइफ एंड द रीजन अराउंड द स्टार। फिर पैनस्पर्मिया, फर्मी पैराडॉक्स, ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन क्या होता है? दैट नंबर ऑफ कम्युनिकेटिव सिविलाइजेशंस इन आवर गैलेक्सी। ये हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा है, राइट? इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हिस्ट्री बायोलॉजी का। कुछ स्पेस मिशंस होते हैं, एग्जाम्पल जैसे नासा। नासा का फर्स्ट में, रुक जाइए एक मिनट। नासा का मिशन जो मार्स का है, उसमें उन्होंने मार्स की लाइफ को ढूंढने के लिए, एक यूरोपा है, यूरोपा क्लिपर। ये अपकमिंग मिशन है, इसमें उन्होंने एक्सप्लोर करना है जुपिटर का मून है यूरोपा। क्या होना है? जुपिटर का मून है, उसको वो डिस्कस करेंगे। उसमें उसकी सब सरफेस ओशन है ना, उसको उनको एक्सप्लोर करेंगे। इसरो का शुक्रयान है, वो प्लानिंग है जिसमें वो वीनस के एटमॉस्फेयर को और हैबिटेट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कौन सा? इसरो का शुक्रयान। सो वी आर क्लियर विद दीज 5 ब्रांचेस, जिसमें एरोबायोलॉजी है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, एरो मतलब एयर, राइट? बायोलॉजी, लाइफ, the life in the air, this is pollen grain, insect parts, toxins, bacteria and viruses. Anatomy, that is the structure की study करना organisms की। Comparative anatomy हो गया कि जो different, जो evolution के time पे उनका similarities और differences की study करना। Histology, tissues की study करना, जैसे connective tissue, nervous tissues हो गए nervous system में, muscle tissues हो गए, epithelial cells हो गए skin। फिर हमने किया एस्ट्रोबायोलॉजी, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, हैबिटेट, लाइफ बियॉन्ड अर्थ। इसमें हमने ये एग्जांपल्स देखे हैं, नासा का परसिवरेंस जो मिशन है मार्स के लिए, यूरोपा क्लिपर जो जुपिटर मून है, और इसरो का शुक्रयान। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is a study of the chemical reactions required for the life to exist, function, usually a focus on the cellular level पे। अब हम अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि हम उसमें इंक्लूड क्या करते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट? प्रोटीन्स को, लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया हमारा। इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में से हम क्या स्टडी करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो हम ये सब किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। एक आप लिख लीजिए, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है,
सेल्स भी रेस्पायर करते हैं, राइट? दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, उसको हम क्रेब्स साइकिल में देखते हैं। ओके, एंड टू द नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो अब ये टर्म्स होंगी ना, काफी काफी हद तक सिमिलर नजर आती हैं, बट लेकिन उसमें होती भी सिमिलर है, बट थोड़ा माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बस हमें उन्हें ही देखना है। जैसे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजी हो गया प्लस उसमें हमने इंजीनियर को भी ऐड कर दिया। The attempt to create product inspired by the biological system or to modify and interact with the biological systems, right? ये जनरली हम इम्प्रूवमेंट करते यूज करते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। इनकी जो जनरल एप्लीकेशंस अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की, वो है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, बायोरिएक्टर एंड जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, राइट? यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट। नहीं होंगे तो हम आगे जाके इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज स्पेशली एंड टेम्पोरली। ठीक है, हाउ स्पीशीज स्प्रेड ओवर टाइम, स्पीशीज स्प्रेड ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ स्पीशीज कैसे स्प्रेड हुई, मतलब इस पार्ट में थी पहले तो, फिर वो यहाँ पे पहुंच गई, फिर वो यहाँ पे भी पहुंच गई। तो इन सब चीजों की स्टडी, ज्योग्राफी आ गया ना, रिलेटेड टू द प्लेसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो। तो ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टस पे हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बायो जियोग्राफी कहेंगे। इसमें हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक ले सकते हैं हम एंडेमिज्म का। एंडेमिज्म क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हमें कोई स्पीशीज मिल रहा है तो उसको हम एंडेमिज्म कहते हैं। हमने ज्योग्राफी में एक पढ़ा था टॉपिक, एक पॉइंट पढ़ा था वेलेस लाइन का, वो भी बायोज्योग्राफी के अंडर आता है। वेलेस लाइन क्या होता है, इट सेपरेट्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके for the study of collection and storage of genomics and other biological data। अगर हम किसी चीज की जैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, ठीक है, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट? ये 2003 वाला है ना, इसमें हमने अराउंड 20,000 to 25,000 के अराउंड हमने जीनोम्स आइडेंटिफाई किए थे, सब अलग थे। एपिडेमियोलॉजी हो गया, जिसमें हमने ट्रैक किया था कोविड-19 के वेरिएंट्स को। वैसे इस चीज में ना बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ब्लास्ट हो गया, क्लस्टल हो गया, लेकिन ये चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नेसेसरी नहीं है, जितना बस ये याद रखना है कि यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बायोलिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, उसका डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ह्यूमंस में, ये चीजें हम बायोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। जैसे हमारा जो ब्रेन एरियाज, इसमें क्या आएगा, जो हमारे ब्रेन के एरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए, उसको हम कवर करते हैं बायोलिंग्विस्टिक में। लैंग्वेज का एवोल्यूशन आ गया कि पहले जो होमो हेबिलिस थे वो क्या बोलते थे, फिर होमो जो इरेक्टस थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, फिर होमो सेपियंस की क्या लैंग्वेज थी, फिर होमो सेपियंस सेपियंस की क्या लैंग्वेज थी,
उस लैंग्वेज एवोल्यूशन को भी हम बायोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। फिर है बायोमैकेनिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब बायोमैकेनिक्स में आप फिजिक्स को, इंजीनियरिंग को प्लस बायोलॉजी को अगर मर्ज कर देते हैं तो वो स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर, वो इस चीज का ये डिफरेंशिएशन है। जैसे इसमें रोबोटिक्स आ जाएगा, राइट। एंड स्टडी ऑफ, जनरली हम इस चीज की स्टडी ना, स्टडी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट स्ट्रेस होता है ना, उस पे लगा लेते हैं, बोन एंड जॉइंट stress. Then comes the next, that is biomedical research, the study of health and disease. Study of health and disease to develop new treatments, vaccines, medical understandings. मतलब ज्यादातर डिजीज मैकेनिज्म की रिसर्च के लिए हम इसके अंडर आते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर्स। जो मैं ये बीच बीच में आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ या फिर जो ये आपको एक दूसरी ब्रांच बता रही हूँ, रिमेंबर दैट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में पूछे भी गए हैं। बायोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ biological process by applying the theories, methods traditionally employed in the physical sciences. मतलब मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है ये। डीएनए हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, मतलब डीएनए टू डीएनए कैसे हुआ, प्रोटीन फोल्ड कैसे हुआ, उनकी इमेजिंग जो टेक्नोलॉजीज है, लाइक जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमारा फिजिक्स के फंडामेंटल्स लगते हैं, इसलिए दिस कम्स इन बायोफिजिक्स। अब ये भी कहेंगे कि हम रेडियोलॉजी में भी ये चीजें देखते हैं, दैट इज आयनाइजिंग, जो कैटलिस्ट होते हैं या फिर जो रेडिएशंस होती हैं वो इसके अंडर भी आता है, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स हैं वो किसके हैं? वो बायोफिजिक्स में। Then comes the computational biology, that is the development and the application of data analytics, theoretical methods, mathematical modeling, computational simulation technique to study of the biology. मतलब हम algorithms लगा रहे हैं, हम लॉजिक्स लगा रहे हैं, सिमुलेशंस लगा रहे हैं, हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बात करें जिसमें हम एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं, लॉजिक्स लगा रहे हैं, सिमुलेशंस लगा रहे हैं, जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उनको लगा रहे हैं, ताकि इसमें हम ज्यादातर क्या कर सकते हैं? जीन नेटवर्क रिसर्च होता है, सेल सिमुलेशन होती है, हम इन सब चीजों के बारे में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी अभी तक हमने ब्रांचेस पढ़ लिए, नहीं तो दिमाग में क्लस्टर हो जाएगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज काफी सारी ब्रांचेस हैं। एरोबायोलॉजी क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द एयर, उनकी स्टडी करना। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गया, इंसेक्ट्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एनाटॉमी क्या हो गया? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस को पढ़ना। हिस्टोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज। एस्ट्रोबायोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स के रिलेशन में जो हम लाइफ को पढ़ रहे हैं उसको एस्ट्रोबायोलॉजी कहेंगे। बायोकेमिस्ट्री, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे, छोटे लेवल पे, उनको बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गया कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मॉडिफिकेशन करना, इंटरेक्शन करना या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना। बायोजियोग्राफी में हो गया प्लेस रिलेटेड या फिर ज्योग्राफिकली अगर हम किसी लाइफ को पढ़ रहे हैं तो उसे बायोजियोग्राफी कहेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया अपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके स्टडी करना, उनका कलेक्शन ऑफ जीनोम्स और स्टोरेज ऑफ जीनोम्स या फिर अदर बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करना, उनकी रिसर्च, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बायोलिंग्विस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस को पढ़ना या ब्रेन एरियाज
जो भी रिलेटेड टू स्पीच होते हैं उनको पढ़ना, रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज इन विच लाइफ इज रिलेटेड, हम उसे बायोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे। बायोमैकेनिक्स में फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी को मर्ज कर दो, रोबोटिक्स आ जाएगा। स्टडी ऑफ बोन, जॉइंट एंड स्ट्रेस, उन चीजों को हम बायोमैकेनिक्स में कवर करते हैं। फिर बायोमेडिकल रिसर्च, द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, उन्हीं की रिसर्च को हम, जैसे हम ऑन्कोलॉजी कह सकते हैं जिसमें स्टडी ऑफ, हम कैंसर का स्टडी ऑफ कैंसर था। बायोफिजिक्स हो गया, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय अप्लाइंग द थ्योरीज, मतलब हम उसमें फिजिक्स के फंडामेंटल्स को यूज करके जो भी हम प्रोसेस को यूज करते हैं उसमें हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। इसी का एक ब्रांच है रेडियोलॉजी, हम कह सकते हैं। Bio, computational biology, development and application of data analytics and theoretical methods. जैसे इसमें हम algorithms, logics और simulations लगाएं अगर mathematical, तो हम जी नेटवर्क रिसर्च कर सकते हैं, सेल सिमुलेशन कर सकते हैं। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, the study of manipulation of living materials including genetic modification and synthetic biology। कि किसी, ये एक सेल है, या फिर आप ये मान लीजिए ये एक एक सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, इसका हमने ये जीन निकाल के इसमें लगाया। दिस इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इन सिंपल लैंग्वेज। देन कम्स द सिंथेटिक बायोलॉजी, research integrated biology and engineering construction of biological functions not found in nature। सिंथेटिक बायोलॉजी में कह सकते हैं कि डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, नेचुरली डू नॉट एग्जिस्ट, वही सिंथेटिक बायोलॉजी में, मतलब इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी और इंजीनियरिंग, फिर कंस्ट्रक्ट करना एक बायोलॉजिकल फंक्शन जो नेचर में फाउंड ही नहीं होता, मतलब एक तरीके से इंजीनियरिंग इन लाइफ। इसमें आता है, इसमें इंक्लूड करो क्रिस्पर को, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। मेकिंग वैक्सीन्स, पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, फिर हमने रिसर्च किया, बायोलॉजी को इंटीग्रेट किया, तो फिर हमने वैक्सीन्स का रिसर्च किया। जैसे mRNA एक हो गया, mRNA कह सकते हैं आप, कोविड-19 वाला के आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। बैक्टीरिया को प्रोग्राम करना और उनको डिटेक्ट करके किल करना, कैंसर सेल्स, ये भी सिंथेटिक बायोलॉजी में आता है। देन कम्स बॉटनी, कल भी हमने ये लेक्चर में पढ़ा था कि बॉटनी एक मेजर डिवीजन में आता है जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन। इसी के कुछ पार्ट्स हैं बॉटनी के। पेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे, एल्गे वाले को हम फाइकोलॉजी भी कह देते हैं, कहीं ना कहीं एल्गोलॉजी भी लिखा रहता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी सेम, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गे। फाइटोपैथोलॉजी, जो स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, उसको फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग एंड द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की फिजियोग्राफिक, प्लांट का फिजियोग्राफिक या फिर उनकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना इज प्लांट फिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट है एस्ट्रोबॉटनी, दैट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स इन स्पेस, तो समवेयर रिलेटेड टू द एस्ट्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, सेल हमने कल पढ़ा था इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट, ओके, ऑफ बॉडी या फिर ऑफ लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी में सिंगल सेल होता है, किसी में मल्टीपल सेल्स होते हैं, बट होते हैं, cells are there, so it is a basic and the fundamental unit of life। Cell as a complete unit and the molecular chemical interactions that occur within a living cells, मतलब हम सेल बायोलॉजी में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, सेल के कंपोनेंट्स, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि किसने उसको इन्वेंट किया, कैसे किया, ये हम सब सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो वर्क कैसे करता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, यह सब हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। देन कम्स द क्रोनोबायोलॉजी,
स्टडी ऑफ पीरियोडिक इवेंट्स इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो भी हमारे पीरियोडिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे क्रोनो बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना, इट इज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। हमारी बॉडी के रिदम्स को पढ़ते हैं हम इसमें, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनल क्लॉक रेगुलेशन। अब ये नहीं हमारे अंदर एक घड़ी है, इट्स लाइक अ बॉडी प्रोसेस, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप क्रोनोबायोलॉजी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक होता है सर्कैडियन रिदम, एक होता है अल्ट्राडियन, एक होता है इंफ्रा इंफ्रेडियन रिदम। राइट, सिंपल है। अभी हमने क्लासिफिकेशन दे दिया कि सर्कैडियन रिदम होता है, एक अल्ट्राडियन रिदम होता है, एक इंफ्रेडियन रिदम होता है। जो ये सर्कैडियन रिदम होता है ना, ये 24 आवर्स की साइकिल होती है। जैसे स्लीप वेक साइकिल हो गया, हम कह सकते हैं, या फिर हार्मोन साइकिल हो गया, हार्मोन रिलीज। हम कहते हैं ना कि ये सही से नहीं सोता, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाना, तो ये हमारा सर्कैडियन रिदम होता है। अल्ट्रेडियन रिदम में आ जाएगा लेस देन 24 आवर, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ये सब हमारा अल्ट्रेडियन रिदम होता है। इंफ्रारेडियन होता है मोर देन 24 घंटे से ज्यादा वाले, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर एक नेचुरल एग्जाम्पल ले तो हाइबरनेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नेचुरल है, बट एक नेचर वाला ले तो हाइबरनेशन। ठीक है, इसमें बस इतना ही था, इसको और डेप्थ में नहीं करेंगे, बिकॉज थोड़ा पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में बन सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिदम, ओके, इज अराउंड 24 आवर्स, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो सर्कैडियन है, लेस देन 24 अल्ट्रेडियन, एंड मोर देन 24 इट्स इंफ्रारेडियन। या फिर सिंपल एग्जांपल पूछ सकते हैं कि इंफ्रारेडियन रिदम का एग्जांपल, और नीचे स्लीप वेक साइकिल, हार्मोन रिलीज, हार्ट बीट, डाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाइबरनेशन लिख सकते हैं। तो उसमें से हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। Then comes the cognitive biology, that is the study of cognition. Cognition is, we all know, information related learning, या फिर किसी चीज को याद करना, रिमेम्बरिंग, या फिर डिसीजंस बनाना, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज है। उन्हीं चीज की स्टडी करना कॉग्निटिव बायोलॉजी में आता है। कंजर्वेशन बायोलॉजी सिंपल है, द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ऐसी हैं कि वी कैन इजीली प्रेडिक्ट ऑप्शंस में कि हाँ ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट काफी ऐसी हैं जो यू कैन नॉट इजीली, लाइक फाइकोलॉजी। अगर ऑप्शन हो एलगे की स्टडी में, तो फाइकोलॉजी अगर नीचे लिखा होगा तो वो जनरली हम नहीं देख समझ पाते कि इतनी जल्दी क्या है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिमेम्बर करना इजी रहता है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। इसमें बहुत कॉमन चीजें सिमिलर सिमिलर सी होती हैं, बट थोड़ा जो बहुत डिफरेंस होता है अगर वो हम पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे क्रायोबायोलॉजी है, क्रायो इज कोल्ड, अब बायोलॉजी हो गया, तो कहीं ना स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर आ गया मतलब ठंडा ही होगा। देन नॉर्मल प्रेफर्ड टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे, नीचे मतलब अब नीचे तो कुछ भी हो सकता है ना, 34 भी हो गया, माइनस में भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम क्रायोबायोलॉजी को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इसमें से डेप्थ में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द लोअर टेम्परेचर ना, तो वो लोअर टेम इस क्रायोबायोलॉजी में यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इतना लोअर जा सकता है।
ये जनरली हम क्रायोबायोलॉजी को यूज कर लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। आईवीएफ इन, ठीक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। अब कुछ चीजें हम क्रायोबायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, वैल्यू एडिशन पॉइंट है। जैसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ें, क्रायो प्रिजर्वेशन, अब इसी से पता चल रहा है कि ठंडे मतलब लोअर टेम्परेचर में किसी चीज को प्रिजर्व करना। जैसे हम सेल्स को प्रिजर्व कर देते हैं, सेल्स फ्रीज करना, उनके कुछ टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, राइट। ये चीजें प्रिजर्वेशन, ये अगर हम ब्रेक भी करें तो हमें पता चल जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर हमें क्रायो का मतलब पता हो, क्रायो मतलब लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर में किसी चीज को प्रिजर्व करना, जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, राइट। अब अगर हम बात करें क्रायो सर्जरी की बात करें, क्रायो का मतलब वही लोअर टेम्परेचर की सर्जरी, जैसे यूजिंग कोल्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यूज। एबनॉर्मल टिश्यूज में क्या आ सकते हैं? ट्यूमर्स आ सकते हैं, वार्ट्स आ सकते हैं, वार्ट्स, एचपीवी का लगा लो आप यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट। क्रायोसर्जरी। अब है क्रायोनिक्स, ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। क्रायोसर्जरी, प्रिजर्वेशन, ये चीजें, ये दोनों चीजें, ये और ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्रायोनिक्स क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ प्रिजर्वेशन, किसकी? ह्यूमन बॉडी, राइट। वैसे ये साइंटिफिकली जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो हम इसको रहने देते हैं, हम क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायो सर्जरी पढ़ते हैं। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ब्रांचेस को एक बार पढ़ लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग मैटर इंक्लूडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन सिंथेटिक बायोलॉजी। फिर हमने सिंथेटिक बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें रिसर्च इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और ऐसी चीजों का नया, ऐसी चीजों को बनाना जो नेचर में इजीली या नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये हमने कल भी पढ़ा था, ये मेजर डिवीजन होती है एक बायोलॉजी की। जिसमें हमने पेलिनोलॉजी पढ़ा था, स्टडी ऑफ पोलन्स, ये आ सकता है, राइट। फाइकोलॉजी, ये भी आ सकता है, जिसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी पढ़ा था हमने, ये भी आ सकता है। फाइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, ये भी आ सकता है, कंफ्यूजिंग है ना इसलिए। प्लांट फिजियोलॉजी, कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। एंड एस्ट्रोबॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन स्पेस। Next comes cell biology, that is the study of cells as a complete unit and the molecular and the chemical interactions that occur within a life. Chronobiology आ गया, the study of periodic events in living system. Cognitive biology में आ गया, the study of cognition, that is information, learning, remembering, decision making, ये सब cognitive biology में आ गया. Conservation में हमें पता है preservation, protection, restoration of natural environment, natural ecosystems, vegetations and wildlife. क्रायोबायोलॉजी में आ गया, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल प्रेफर टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स। ये सब हमारा क्रायोबायोलॉजी में आ गया। और क्रायोबायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि वो लिक्विड नाइट्रोजन में यूज करते हैं एट -190 डिग्री सेल्सियस। देन कम्स डेवलपमेंट बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म फ्रॉम जाइगोट टू फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये हम अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे एक सेल्स हुए, राइट। फिर जाइगोट फॉर्मेशन हुई, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई, फिर एक फुल बॉडी। ये डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें जैसे डिफरेंट ब्रांचेस आप ले सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट। फिर हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें स्टडी ऑफ द एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स बिटवीन डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड हाउ दे इवॉल्व। मतलब हमने अपने एंसेस्टर्स के स्टडी करा और उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस और अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया।
तब हमें पता चला। वो चीज हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बायोलॉजी में। इवोल्यूशनर आ गया तो हमें पता है कि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, हमने एक चीज कल पढ़ी थी। एक बार आप पिछले जो लेक्चर है वो जरूर देख लेगा, फिर आप इस लेक्चर पे आएंगे तो ये काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा, इजी लगेगा। फिर है गेरंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस। ये थोड़ा ना, ये जो है कंफ्यूजिंग है, बट ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उनमें ये देखा है मैंने। जैसे आप यूके में भी देख सकते हो, जैसे यूपी में भी 3-4 बार पूछा गया है, झारखंड वाले में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भी पूछा गया है। तो गेरंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस। टेराटोलॉजी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप एक चीज नोट डाउन कीजिए, डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, दैट इज मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस, इट इज अ बायोलॉजिकल process that gives shape to organ. फिर है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी है एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल, ability of single cell to develop into a full organism। ये टोटीपोटेंसी है, राइट। एक और टर्म है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ। ये हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। इकोलॉजी, that is the study of interaction of living organisms with one another and with the non-living elements of their environment। इकोलॉजी जो है, ये हम थोड़ा इन्वायरमेंट के पोर्शन में कवर कर लेंगे, बट इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर। मतलब एक ही इन्वायरमेंट में है, उनके रिलेशनशिप, उनका इंटरेक्शन, जिसमें हम कम्युनिज्म पढ़ेंगे, एनालिज्म पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। ये चीजें हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। कहीं ना कहीं ये फिर से वही रिलेशंस हैं जो हम एस्ट्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़े हैं, तो वही चीजें हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। ये चीजें वही। देन कम्स जेनेटिक्स। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक्स पे, दैट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। हमारा डीएनए जो है, ओह सॉरी, ये हमारा डीएनए हो गया, राइट। हम ऐसे लगा सकते हैं, तो इसमें ये जैसे ये जीन्स है, राइट, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस, राइट। इनकी स्टडी, फिर ये आगे हमारे पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग्स, यंगर वंस में जब ये पास होते हैं, तो हेरिडिटरी प्रोसेस होता है ये। तो इस चीजों की, इन सब चीजों की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। देन कम्स द जीनोमिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स, द स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम जीनोम्स में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, जीन के बारे में स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस, उनके इंटरैक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके इवोल्यूशनरी पैटर्न, कि वो पहले कैसे थे और अब क्या चेंजेस हैं। ये सब चीजें हम जीनोम में पढ़ते हैं। जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं ये जीन थेरेपी में, या फिर हम किसी की डिजीज जो है उसका डायग्नोसिस अगर करना हो, तब भी हम जीनोमिक्स जो ब्रांच है उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें पढ़ते हैं। एपिजेनेटिक्स हो गया, द स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन और सेलुलर फिनोटाइप caused by mechanism other than changes in the underlying DNA sequence। आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोड़ो, सिर्फ ये चीज देखो कि जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं जीन एक्सप्रेशन में, जो हेरिटेबल, एक मिनट, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, राइट। हम मतलब ये है हमारा डीएनए, राइट। इसमें ये रहा जीन, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें ये ऐसे आगे चलता गया, ये चीज आपको आगे जाके आई एक्सप्लेन, दीज आर द न्यूक्लियर बेसिक्स बेसिस। तो इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि द स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंज,
हेरिटेबल चेंज है वो, मतलब पेरेंट में था, फिर इस बच्चे में आ गया, पर लेकिन फिर इधर से इधर नहीं गया, पर फिर नेक्स्ट में आ गया, ऐसे करके। हेरिटेबल चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन और अ सेल्यूलर फिनोटाइप, मतलब ऊपर ऊपर से। अगर डीएनए का ए की जगह टी हो जाता तो यहाँ पे ए हो जाता, ये अगर होता तो वो होता डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि एपिजेनेटिक्स के जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। एपिजेनेटिक्स हो गया, इसमें क्या है, हेरिटेड, हेरिटेबल, हेरिटेबल चेंज है जो रिवर्सिबल है। अगर डीएनए चेंज होता तो वो इरिवर्सिबल होता, फिर वो आगे ऐसे ही चलता है जब तक नेक्स्ट टाइम के लिए इवॉल्व ना हो। तो ये एपिजेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम। हाँ वही है, हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, मेंटल हेल्थ, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं किसी चीज को, तो ये इन्फ्लुएंस किससे रहता है, ये जो इन्फ्लुएशन है ये किस चीज की वजह से, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, वो उस चीज की वजह से, या फिर हमारी डाइट में कोई इशू है, या फिर स्ट्रेस, या फिर टॉक्सिन्स, ड्रग्स हो सकता है। मतलब ये जो बिहेवियर्स होंगे ना, फिर ये सब रिवर्सिबल है, पर अगर डीएनए चेंज हो जाता तो इरिवर्सिबल होते। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए मैनिफेस्ट। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक सिंपल सा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप ये पढ़े, हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लेते हैं जीन्स के, उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उनकी ट्रांसमिशन रेगुलेशन पढ़ते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, हमें एक चीज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहते हैं, राइट। पर जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए बना। अब डीएनए से आरएनए अगर बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। डोंट गेट कंफ्यूज इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब आरएनए को ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन में, एंड प्रोडक्ट प्रोटीन लगा के चलो, आरएनए को ट्रांसलेट कर देना प्रोटीन में, बाकी डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, और इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। बस आप एक चीज, ये चीज याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि डीएनए टू डीएनए का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या नाम है, रेप्लिकेशन लिख सकता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा लिख सकता है, तो उसमें इसका आंसर होगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। एक बार हम अपनी ब्रांचेस देख लेते हैं, ये हमने पढ़ ली थी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में वही है, स्टडी ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स फ्रॉम जाइगोट टू फुल स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बायोलॉजी में एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं हम अपने, और गेरोंटोलॉजी में एजिंग प्रोसेस, एंड टेराटोलॉजी में एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं जो भी डेवलपमेंट के टाइम पे होती है। इकोलॉजी में स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन द एनवायरमेंट, and evolutionary biology में study of origin and descent of species over time. Genetics study of genes and heredity. Genomics में study of genomes. Epigenetics में study of heritable changes. जो भी होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से, आप मान सकते हो ऊपर ऊपर से चेंजेस हो रहे हैं, डीएनए में जाके चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए वो रिवर्सिबल है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं हम, जिसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन पढ़ते हैं डीएनए का, फिर उसके आगे बाय प्रोडक्ट्स का। इम्यूनोलॉजी, अब आता है इम्यूनोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है, इट डिफेंड्स अस, डिफेंड्स अस फ्रॉम डिजीजेस, पैथोजेंस,
जब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, इन्हें कहते हैं, राइट। अब ये दो तरीके की होती है इम्यूनोलॉजी, हम दो तरीके से मान ले, इनेट होती है, इनबिल्ट, एक होती है अडेप्टिव। अडेप्टिव क्या होगी, जो वैक्सीनेशन वाली होती है। इनेट होती है फर्स्ट लाइन, अगर हम माने फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी। अगर हमें कफ कोल्ड होता है, तो अगर हम पहली बार होता है, फर्स्ट टाइम अगर हमें कफ एंड कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी हमें पहले प्रिवेंट कर लेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नहीं प्रिवेंट कर पाएगी, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसने जब हमें थोड़ा बहुत प्रिवेंट किया, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी, स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड। फिर अगर हमें दूसरी टाइम मेमोरी बेस्ड, जब हमें पहली बार हुआ था ठीक नहीं हुआ, फिर हमने दवाई ले ली, फिर हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जाना, तो वो स्पेसिफिक होता है। फिर हमें दूसरी बारी कोल्ड एंड कफ हुआ, फिर इस बार हमने दवाई नहीं ली, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी बॉडी मेमोरी बेस्ड होगी, मेमोरी बेस्ड उसने इम्यूनिटी सिस्टम को अपनाया, दैट इज अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। उसको पता था ये कफ एंड कोल्ड है, इसको कैसे हमें वापस से डिफेंड करना है, तो उसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हमारा होता है मरीन बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी। इसमें कुछ नहीं, द स्टडी ऑफ ओशंस, इकोसिस्टम एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ ओशन इकोसिस्टम, उसके प्लांट्स, उसके एनिमल्स एंड उसके अदर लिविंग बीइंग्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, वो सब के सब आते हैं मरीन बायोलॉजी में। इसमें आगे जाके आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल, दैट इज एक्वा कल्चर क्या हो गया, पीसी कल्चर क्या है, दिस विल आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस लेक्चर। क्योंकि ये थोड़े बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके चांसेस अराउंड 85 टू 90% चांसेस होते हैं कि ये एग्जामिनर पूछ लेता है। तो वी विल कवर दिस लेटर। एंड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी हमने कल पढ़ा था, कि जो ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट सी विद वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और हमने यहाँ ये भी देखा था किसके फादर कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंड बॉटनी के कौन थे, थियोफ्रास्टस। गुड। बैक्टीरियोलॉजी की द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, पैरासिटोलॉजी के स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड पैरासिटिज्म, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी, और बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी। तो कहीं ना कहीं वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आई थिंक इसमें कुछ नहीं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस एट मॉलिक्यूलर लेवल्स। माइकोलॉजी देख लेते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई। हमने पीछे देखा था फाइकोलॉजी, वो क्या था, एल्गे की स्टडी। अब हमें पता होना चाहिए कि एल्गे प्लस फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये टर्म याद रखना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब इसकी इंटरेक्शन कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं, तो इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब एल्गे लिस्ट हो, तो इसको बनता है लाइकेंस, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी। और जहां पे पोल्यूशन नहीं होता, वहां पे लाइकेंस पाए जाते हैं, तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, या गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जहां पोल्यूशन होगा, वहां लाइकेंस नहीं मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट कम्स नैनोबायोलॉजी, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। जो माइन्यूट 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 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नैनो स्केल पे, बहुत छोटे स्केल पे उसको यूज करना, बहुत छोटे स्केल पे उनको यूज करना, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, नैनो बायोलॉजी कहते हैं। न्यूरोसाइंस, द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स फंडामेंटल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ये हम आगे जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें नर्वस सिस्टम देखेंगे।
पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड समटाइम्स ज्योग्राफिक एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। पैथोबायोलॉजी या पैथोलॉजी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड द कॉजेस, प्रोसेस, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। हम कहते हैं ना पैथ लैब्स, वहां पे किस चीज की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ डिजीज, कॉजेज, उनका नेचर कैसा है, वो सब चीजें हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, पैथोबायोलॉजी भी कह सकते हैं। फार्माकोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फार्माकोलॉजी। मतलब जब हम कोई भी दवाई लेते हैं, वो हमारे बॉडी में कै- वो एक मिनट, वो हमारी बॉडी में कैसे इंटरैक्ट करती है, वो चीजें हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। फिर आता है फाइकोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ सीवीड्स एंड अदर एल्गीज। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी क्या था? एनाटॉमी था अंदर के स्ट्रक्चर्स को, कोई भी चीज है, जैसे ये एक अमीबा मान, अभिमन्यु मानो, एक मिनट, ये एक सेल है, राइट? इस सेल को, इसके हर एक एक पार्ट को पढ़ना, वो एनाटॉमी। बट इसकी फिजियोग्राफी की एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी फिजियोलॉजी हो गई। और साइकोबायोलॉजी की बात करें तो द एप्लीकेशंस ऑफ मेथड्स ट्रेडिशनली यूज्ड इन बायोलॉजी टू स्टडी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बिहेवियर। एक तरीके से साइकोबायोलॉजी इज नोन एज साइकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हमने साइकिक नेचर पढ़ते हैं, राइट? कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे अगर ह्यूमन प्रॉब्लम है, स्क्रिजोफ्रेनिया हो गया, ये चीजें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जो भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एनिमल्स का जो बिहेवियर है, उसकी स्टडी को हम साइकोबायोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम बायोलॉजी की, दैट इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ क्वांटम फिनोमेना इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जिसमें मॉलिक्यूल, इसमें आप फोटोसिंथेसिस, क्वांटम बायोलॉजी क्या है? एक छोटा सा क्वांटम, हम इसे ले लेते हैं, एनर्जी पैकेट होता है क्वांटम, इसको यूज करके एक बहुत बड़ा फिनोमेना, जैसे फोटोसिंथेसिस, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम छोटा है, लेकिन जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, तो वो एक एंजाइम कैटालिसिस। हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस और एंजाइम कैटालिसिस। Then comes the sociobiology, that is study of social behavior in terms of evolution. Simple है. System biology, that is the study of complex interactions within the biological systems through a holistic approach. इसमें क्या है? एक holistic approach है, पूरी proper approach है। सिस्टम बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। 3D स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का। ड्रग डिस्कवरी के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। हम इनकी इंटरैक्शंस को पढ़ रहे हैं हॉलिस्टिकली, प्रॉपरली, तो उस चीज को हम कहेंगे सिस्टम बायोलॉजी। देन कम्स द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या था? जो प्रोसेस था जिसमें सेंट्रल डोग्मा, वो। बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोफिजिक्स हो गया, जहाँ पे फिजिक्स के फंडामेंटल्स को हम लगा रहे थे। वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर कंसर्न, मतलब उसके एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लॉजिकल रीजनिंग को यूज कर रखे हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, वहां पे उसे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कह सकते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। और एक एनसीईआरटी में अगर हम देखें, एनसीईआरटी में एक था हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये एनसीईआरटी में तो वी हैव टू कवर दिस, राइट? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। वैसे हमने एक और एग्जांपल है लोट का वोल्टेरा इक्वेशन, जो उसमें प्रेडेटर और प्री पॉपुलेशन को उसका मॉडल है, लेकिन हम इतना हैवी नहीं लेंगे, इतना सारा नहीं लेंगे, बिकॉज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पिछले पीवाईक्यू में प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछ रखा है ना, हम उन्हीं को कवर करेंगे। और
इस वाले लेक्चर से ना जितने भी पीवाईक्यूज थे अदर स्टेट सब्जेक्ट्स के, मैंने उन सब को कवर किया है इसमें। तो इसको पढ़ने के बाद कहीं और ये जाके देखने की जरूरत नहीं कि विच ऑल अदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस वी हैव टू स्टडी। नो, दिस इज इनफ, दिस इज very 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 enough. Then comes the theoretical biology, that is the branch of biology that employs abstractions, mathematical models to explain the biological phenomena. ये सब हमने पढ़ लिया। ये भी पढ़ा हमने हियार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल वाला, ये भी इसी का ही था, पॉपुलेशन ग्रोथ का। Then zoology, that is the study of animals including classification, physiology, development, evolution and behavior. हमने ये कल पढ़ा था कि ये मेजर डिवीजन में आता है जिसके फादर एरिस्टोटल है, और हमने स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी में आता है। अब इसमें ना काफी सारी जो क्लासिफिकेशन होती है, हम आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे उसमें देखेंगे एनिमेलिया किंगडम के अंदर। तो उसमें जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, कार्सिनोलॉजी। अब यहाँ पे आप ये कार्सिनोलॉजी अगर सपोज करो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर, और ऑप्शन में कार्सिनोलॉजी भी हो, तो आप कार्सिनोलॉजी नहीं करके आएंगे, इट इज रॉन्ग, दैट इज ऑन्कोलॉजी। ओके, क्रुस्टेशियंस की स्टडी को कार्सिनोलॉजी का है। एनिमल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो उसे इथोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स, इनको एंटोमोलॉजी कहेंगे। इंसेक्ट्स का ये थोड़ा आप एक की बना लेना, बिकॉज काफी पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स नोन एज, दैट इज एंटोमोलॉजी। Study of reptiles and amphibians, that is herpetology. Study of fish is ichthyology. Mollusk is malacology. Mammals, mammalogy. And birds, it is ornithology. And let me tell you one more thing कि serpentology आता है, ये भी PYQs में पूछा गया, that is study of snake, that is important. Next I'll explain you some very, ये questions हैं, ये बिल्कुल हम लास्ट में करेंगे। Let me explain you one more important thing, that is, एक blank पेज ले लेते हैं। कुछ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQs में रिपीटेडली जो पूछे गए हुए हैं वो आप एक बार नोट करते जाना। एक है पेडालॉजी, सॉइल्स की स्टडी, उनको कहते हैं पेडालॉजी। एक इंपॉर्टेंट है इडफोलॉजी, इडफोलॉजी की इन्फ्लुएंस क्या है सॉइल का लिविंग थिंग्स पे, दैट इज इडफोलॉजी। अब एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर। लेकिन अगर हम फ्लावर को कल्टीवेट करते हैं, उनको फ्लोरल इंडस्ट्री में अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे फ्लोरिकल्चर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट है ये जो पूछा गया था, एग्रोस्टोलॉजी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मोस्ट ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज। इट इज द स्टडी ऑफ ग्रासेस, इसको ग्रामिनोलॉजी भी कहा जाता है। फिर ऑन्कोलॉजी, आई हैव टोल्ड यू, दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ कैंसर। सर्पेंटोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ स्नेक्स। एंड पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं। अब हम लाइकनोलॉजी, दैट इज लाइकन्स के लिए। डर्मेटोलॉजी, अब ये तो मोस्टली सबको ही पता होगा, आजकल के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो उसमें लिखा रहता है डर्मेटोलॉजिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो। लेकिन डर्मेटोलॉजी में हम जनरली सोचते हैं कि सिर्फ स्किन की स्टडी होती है, स्किन की इंक्लूड करते हैं, नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेल्स एंड हेयर डिसीजेस।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. इफ समटाइम्स इट विल आस्क दैट स्टडी ऑफ नेल्स एंड हेयर डिजीजेस, तो इट विल बी डर्मेटोलॉजी. वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ डर्मेटोलॉजी होगा. ये स्किन, नेल्स एंड हेयर डिजीजेस को स्टडी करता है. एक आता है ट्रॉफोलॉजी. अगर हम थोड़े सा बेसिक अगर यूज करें कि हमने ट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन वो ट्रॉफिक लेवल पढ़े थे, तो इट इज स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम अपना बेसिक हमारे क्लियर है तो वी कैन इजिली मेक आउट थिंग्स, राइट. एपीकल्चर हो गया. एपीकल्चर होता है जब हम बीज जो होती हैं फॉर द हनी प्रोडक्शन हम इसको यूज कर रहे हैं. हनी के प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल है, राइट. हनी प्रोडक्शन को रेज कर रहे हैं, उनकी केयरिंग कर रहे हैं. तो ये सब एपीकल्चर में आता है और ये पूछे जाते हैं. ये एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे पीवाईक्यूज में रिपीटेडली अदर स्टेटमेंट्स में पूछे गए हैं. एक होता है एवी कल्चर. इसमें आ जाएगा एवी कल्चर, तो इसमें आएगा ब्रीडिंग एंड रेयरिंग. अब आता है एक एक्वाकल्चर. ये मरीन बायोट जो मरीन बायोलॉजी हमने पढ़ा था उसका सब ब्रांचेस है ये एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर जो हम देखेंगे. एक्वाकल्चर में क्या आ गया, एक्वेटिक जो होते हैं एनिमल्स, ओके, और प्लांट्स, राइट, उनको रेयर करना फॉर फूड, फूड के लिए, उसे एक्वाकल्चर कहते हैं. और पीसी कल्चर कहते हैं ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिशेस. सेरीकल्चर. सेरीकल्चर सिल्क प्रोडक्शन और सिल्क वॉर्म को रेयर करना. अच्छा, हमें पता है सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी, राइट. हमें पता होना चाहिए कि जो सिल्क वॉर्म होता है उसे कहते हैं बॉम्बिक्स मोरी. बॉम्बिक्स मोरी साइंटिफिक नेम है. तो ये किस पे रेयर करता है, इट रेयर्स ऑन मलबरी लीफ, राइट. मलबरी जो लीफ होती है उस पे. तो मलबरी जो लीफ होती है उसकी कल्टीवेशन को हम कहते हैं मोरी कल्चर, राइट. इसको याद रखें. नेक्स्ट कम्स द वर्मी कल्चर. हम वर्मी कल्चर देख सकते हैं, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ वर्मी कल्चर. कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म. अब हम इसका कल्टीवेशन क्यों करते हैं, हमें अर्थवॉर्म का कल्टीवेशन करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई. इट इज लाइक हम इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वर्मी कल्चर को. और फिर आता है ऑस्टिकल्चर. ऑस्टिकल्चर ये तो जनरली पूछा नहीं गया है पीवाईक्यूज में, लेकिन वी हैव टू नो कि हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए. तो इट इज लाइक ब्रीडिंग ऑफ ऑयस्टर्स. हेलीकल्चर आ गया. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हेलीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलीकल्चर, इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना. हेलीकल्चर है स्नेक कल्चर, स्नेल की फार्मिंग. स्नेल और स्नेक में भी कंफ्यूज नहीं होना. स्नेक की स्टडी को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं और स्नेल की फार्मिंग को हेलीकल्चर कहते हैं. हम स्नेल को यूज क्या करते हैं, हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, राइट. तो हम इसे यूज क्या करते हैं, हम इसका फ्लैश भी कुछ लोग खाते हैं. इसका जो स्नेल का जो स्लाइम होता है
वो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। और जो इसके एग्स होते हैं वो कैवियार्स में यूज होते हैं, मतलब ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए ही होता है कैवियार्स। हम इसको फूड इंडस्ट्री में, मतलब अपने खाने की गार्निशिंग वगैरह के लिए केवियार्स को यूज करते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, उस चीज के लिए भी यूज किया जाता है। हमें पता है सिट्री कल्चर है, तो भाई वो सिट्रस फ्रूट के लिए होगा, सिट्रस फ्रूट के लिए होगा, राइट। और एक होता है विटिकल्चर। ये वर्मी कल्चर और विटिकल्चर में कंफ्यूज नहीं होना, वर्मी कल्चर अर्थ वॉर्म के लिए है और विटिकल्चर ग्रेप्स का है, ग्रेप्स की फार्मिंग। और हमने पढ़ा है कि एंटोमोलॉजी इंसेक्ट होता है, और इथनोलॉजी, ये यूपीपीसीएस में रिपीटेडली 4-5 बार पूछा गया है, इथनोलॉजी वाला। तो इट इज अ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ये तो या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर ये मैच द फॉलोइंग्स के थ्रू पूछा जा सकता है। फिर है, हम दो तीन कुछ इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग है, जैसे हॉर्टिकल्चर। हम दे एक बार लिख लेते हैं, हॉर्टिकल्चर हो गया, राइट। फिर एक होता है ओलेरी कल्चर, अर्बोकल्चर, पोमो पोमोकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, हमने ऊपर पढ़ा है फ्लोरिकल्चर, तो हमने पढ़ लिया, इट इज फ्लोरल फार्मिंग, फ्लावर्स का फार्मिंग, उनको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, जितने भी, इनको ग्रो करना टोटली ऑन टोटल प्रोस्पेक्टिव पे देखेंगे तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। लेकिन अगर वेजिटेबल्स है या फिर वुडी प्लांट नॉन वुडी प्लांट है, तो वो ओलेरी कल्चर में आता है। अगर ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं श्रब्स, तो जो हर्ब्स होते हैं वो ये होते हैं ओलेरी कल्चर में, श्रब्स होते हैं वुडी प्लांट, ट्रीज भी होते हैं वुडी प्लांट, तो वो आते हैं अर्बोकल्चर में, अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर में। फिर आता है पोमोकल्चर, पोमोकल्चर में हम करते हैं फ्रूट को ग्रो, फ्रूट की रिलेटेड कल्चर उसे पोमो कल्चर कहते हैं। ट्रीज एंड श्रब्स या वुडी अगर प्लांट आ जाए उसके कल्चर को अर्बोरी कल्चर कहते हैं। वेजिटेबल्स या फिर नॉन वुडी प्लांट्स या नॉन वुडी प्लांट्स की जगह हर्ब्स लिखा जाए तो हम उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। और एक रिसेंटली ही इवॉल्व्ड कुछ ब्रांचेस हैं जो कि एग्जाम्स में, अगर रीसेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे पूछा जाएगा तो है वो सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं। एरोपोनिक्स, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एरोपोनिक्स एक होता है एरोकल्चर और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। तो काफी वर्ड से तो कई बार सिमिलर लग रहा है कि वी कैन मेक आउट, लेकिन अगर सपोज एड्रोपोनिक्स और एरोकल्चर में से आ जाए तो वी विल गेट कंफ्यूज, राइट। एरोपोनिक्स में यही सिंपल है कि प्लांट को भाई कल्टीवेट किया विदाउट सॉइल, ओके। इसमें भी सेम है, प्लांट कल्टीवेशन, प्लांट विदाउट विदाउट सॉइल, इसमें भी सेम है, प्लांट विदाउट सॉइल, राइट। अब एरोपोनिक्स में, हाइड्रोपोनिक्स से पता चल रहा है कि यूज ऑफ वाटर है। अब एरोकल्चर में भी वाटर यूज होगा और एरोपोनिक्स में भी वाटर यूज होगा, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि
एक सोल्यूशन होता है नीचे, और जो प्लांट है, इसमें जो प्लांट है उनकी रूट्स उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रहती है। एरोकल्चर में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एयर में हंग रहते हैं। सेम एरोपोनिक्स में भी होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स एयर में ही रहती हैं। डू नॉट गो विद माय डायग्राम। इसमें क्या होता है कि ऊपर से स्प्रे होता है, मिस्ट, मिस्ट स्प्रे कहते हैं इसे। ये होता है एरोपोनिक्स, मिस्ट स्प्रे। एरोकल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्स्टेंटली स्प्रे होता है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे स्प्रेयर्स लगे रहते हैं, तो उसमें कॉन्स्टेंटली स्प्रे रहता है, तो मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली मिलता है। तो ये तो मिस्ट स्प्रे हो गया, नीचे इसमें भी स्प्रे है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर दे रहा है रूट्स को। और इसमें मिस्ट स्प्रे होता है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, टाइम लैप्स। यही इसमें डिफरेंसेस हैं तीनों में। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। इट विल जस्ट टेक 5 minutes मोर। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ये हमने पढ़ा था। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब जीन्स को पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी, ये हमने पढ़ा था, हेरिडिटी जीन्स। तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। Which of the following branches applies statistical tools to analyze biological data? अब हमने पढ़ा था कि हमने बायोलॉजिकल डाटा पढ़ा था ना, तो इसका आंसर है बायोस्टैटिक्स, क्योंकि हम इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं, तो बायोस्टैटिक्स। Study of freshwater ecosystem like rivers, lakes is called limnology. It is a new thing, that is freshwater biology. ये marine biology की ब्रांच है, ठीक है, तो ये इसकी ब्रांच है। और हमने पढ़ा है कि ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी कहते हैं इसे, लिम्नोलॉजी भी कहते हैं, जो फोकस करती है फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स की स्टडी। Which of the following studies chemical compounds produced by plants, that is phytochemistry. Phytochemistry deals with the plant derived chemical compounds, especially useful in drug discovery. Application of biology for development of industrial products, तो industrial biotechnology है, एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी है, डेवलप करा है तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन ये सब ब्रांचेस हैं किसकी, ये जो है सब ब्रांचेस हैं बायोटेक की। लेकिन जब हम बायोटेक करेंगे तब हम सब ब्रांचेस को कंप्लीट करेंगे। व्हाट डज एक्सोबायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी स्टडी? लाइफ बियॉन्ड अर्थ। एंड इट्स डन। थैंक यू सो मच टू हियर मी, एंड आई एश्योर कि जितनी भी ब्रांचेस हमने यहाँ पे कवर की हैं, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा एडिशनल नहीं है, कोई भी पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशनल नहीं है। ये सारे के सारे PYQs में कभी ना कभी पूछे गए हैं, कोई UPSC में कोई पूछा गया है, तो कोई UPPCS में पूछा गया है, या फिर अदर स्टेट PCS जो होते हैं उसमें पूछे गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक बार आप इसे रिवाइज करें, और लेट मी टेल यू हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप कहेंगे तो हम अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे, सो दैट यू कैन नो कि आपने कितना ज़्यादा रिट्रीव किया इस वाले लेक्चर से। So thank you so much. We have completed our lecture 2, that is branches of biology. Let's meet you in the